हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 9 जिसका नाम है भोली, रिटन बाय के अब्बास। के अब्बास का पूरा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। ये 1914 में पानीपत में जन्मे थे। पानीपत उस समय पंजाब में था और हिंदुस्तान अंग्रेजों के अधीन था। 1987 में इनकी डेथ हुई महाराष्ट्र मुंबई में। के अब्बास एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, ये एक स्क्रीन राइटर रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं और इन्होंने अपने जर्नलिज्म को हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 लैंग्वेजेस में आगे बढ़ाया। इन्होंने बहुत सारी फेमस मूवीज दी हैं, जैसे 7 हिंदुस्तानी, 2 बूंद पानी और परदेसी। 4 नेशनल फिल्म अवार्ड इनको मिले हैं और ऐसा माना जाता है कि राज कपूर साहब के लिए, जो राज कपूर एक भारतीय इतिहास के सिनेमा में बहुत ही फेमस हीरो हुए हैं, कि उनके लिए इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ज़्यादा की है। ये तो जाना हमने के अब्बास के बारे में। मल्टी टैलेंटेड ये राइटर रहे हैं और इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं। एक कहानी जिसका नाम है भोली। भोली का वास्तव में असली नाम है सुलेखा, लेकिन सुलेखा को भोली कैसे कहा जाने लगा और फिर से दोबारा भोली ने किस प्रकार से अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि लोग उसे सुलेखा के नाम से जानने लगे। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही एजुकेशन की। जो एजुकेशन है उसने एक डम काऊ कही जाने वाली लड़की को एक करेजियस गर्ल बना दिया, एक साहसी लड़की बना दिया। और कैसे बनाया, आइए जानते हैं। कहानी जब शुरू होती है तो हमसे पूछा जाता है कि भोली को हमेशा इग्नोर किया जाता रहा है, क्या भोली अपने आप को प्रूव कर पाएगी? क्या वह अपने एग्जिस्टेंस को दिखा पाएगी, अपने अस्तित्व को बचा पाएगी? ये क्वेश्चन के साथ ये कहानी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि एक गांव में रामलाल नाम का एक नंबरदार है। वह एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे सरपंच गांव में होते हैं, प्रधान गांव में होते हैं, तो किसकी पॉलिसी को वो बताते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी को बताते हैं। ऐसे ही नंबरदार होते हैं और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रामलाल नंबरदार के 7 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। यहां पर हमें बताया गया है कि जो सबसे बड़ी लड़की है उसका नाम है राधा। उसकी शादी हो चुकी है और मंगला की शादी पक्की हो चुकी है, यानी कि मंगनी हो चुकी है, अभी शादी नहीं हुई है। जो चंपा है वह भी बहुत सुंदर है और उसकी शादी भी बड़ी आसानी से हो जाएगी, रामलाल का ऐसा विचार है। लेकिन रामलाल बड़ा चिंतित रहता है सुलेखा के बारे में, जो सबसे छोटी लड़की है। द यंगेस्ट गर्ल इज सुलेखा। क्यों रहता है इसके बारे में परेशान? क्योंकि उसको सब भोली कहते हैं। इस वजह से नहीं, इस वजह से कि बचपन से ही उसके साथ बहुत ही बुरी घटनाएं हुई। क्या क्या हुई? जब वह 10 महीने की थी, शी फेल फ्रॉम द कॉट, चारपाई से नीचे गिर गई। ऑन हर हेड, सिर के बल गिर गई। एंड सम पार्ट ऑफ हर हेड गोट डैमेज्ड, उसके सिर का कुछ हिस्सा क्या हो गया? डैमेज हो गया, जिससे वह हमेशा बैकवर्ड रही, पिछड़ी हुई रही, मंदबुद्धि उसको कहा जाने लगा। और मंदबुद्धि होने की वजह से, बैकवर्ड होने की वजह से उसको लोग क्या पुकारने लगे? भोली, द सिंपलटन। सिंपलटन के सिंपल सी लड़की है, बड़ी भोली सी लड़की है। यह तो हुआ उसके साथ जब वह 10 महीने की थी। एक मिस हैपनिंग और हो गई। व्हेन सुलेखा वॉज 2 years old, सुलेखा या भोली जब 2 साल की थी तो उसके ऊपर एक अटैक हो गया। किसका? स्मॉल पॉक्स का, चेचक। चेचक का अटैक हो गया। केवल उसकी आंखें बची रही, पूरी बॉडी पे चेचक के दाग हो गए, उसके पॉक मार्क्स हो गए और इस प्रकार से वह डिसफिगर्ड हो गई। उसका चेहरा बिगड़ गया और उसको कोई भी लाइक नहीं करता था। सभी लोग उसके ऊपर हंसते थे, उसकी मिमिक्री करते थे। क्योंकि मिमिक्री क्यों करते थे? क्योंकि वह हकलाती थी। 5 साल की उम्र तक
भोली ने बोलना नहीं सीखा था, और जब बोलना सीखा देन शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, तब वह हकलाना शुरू उसने कर दिया। वह ठीक प्रकार से नहीं बोल पाती थी। सामान्य तौर पर कोई भी बच्चा 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है, लेकिन भोली के साथ ये भी नहीं हुआ और उसने स्टैमरिंग शुरू किया, वो भी जब वह 5 साल की हो गई। इसके परिवार में किसी प्रकार के खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। एक रिच फार्मर था ये रामलाल, लेकिन एक समस्या थी, इस गांव में कोई भी व्यक्ति अपनी लड़कियों को स्कूल या कॉलेजेस नहीं भेजता था। यहां पर प्लेंटी ऑफ फूड, एवरीथिंग वाज देयर, बस एक क्या था, लैक ऑफ एजुकेशन। किसके लिए? लड़कियों के लिए। और लड़कों को तो शहर में भेजा जाता था, स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। इसके सारे लड़के वहां पर गए, लेकिन लड़कियों को नहीं भेजा गया। भोली 7 साल की हो गई और मंगला की जो शादी पक्की हुई थी, मंगला की शादी भी हो गई। अब गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। गांव में स्कूल नहीं था और स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में आए तहसीलदार साहब। आप जानते हैं बहुत सारे ऑफिशियल्स को, जैसे डीसी होता है, एडीसी होता है, तहसीलदार, पटवारी, इस प्रकार से बीडीओ, बीडीपीओ, बहुत सारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो तहसीलदार गांव में आए और स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने स्कूल का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। तब तहसीलदार साहब रामलाल को कहने लगे कि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, यू मस्ट सेंड योर गर्ल्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए। और उनके गांव में तो लड़कियां स्कूल जाती ही नहीं थी, इनके परिवार में तो ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं कि लड़कियों को स्कूल भेजा जाए। तब उसी रात, सेम नाइट में, रामलाल ने अपनी पत्नी को कहा कि क्यों ना हम अपनी लड़कियों को स्कूल भेजते। वाइफ कहने लगी, आर यू मैड, पागला गए हो क्या, पागल हो गए हो, अगर लड़कियां स्कूल में जाएंगी तो उनके साथ शादी कौन करेगा। लेकिन रामलाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तहसीलदार को डिसओबे करे, तहसीलदार की बात ना माने। तब रामलाल की वाइफ इसको सजेस्ट करती है कि चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, तुम्हें क्या करना है, तुम भोली को स्कूल भेज दो। वैसे भी भोली का जो चेहरा है उस पर चेचक के दाग हैं, स्मॉल पॉक्स के मार्क्स हैं और अगली फेस है, उसके शादी के वैसे भी कोई चांस नहीं है कि उसकी शादी होगी। और तब रामलाल इस बात से एग्री हो जाता है और अगले दिन भोली को स्कूल में लेकर के जाने के लिए तैयार होता है। भोली का हाथ पकड़ करके रामलाल लेकर के जा रहा है। भोली अपने आप को पीछे खींच रही है। क्यों खींच रही है? वह डर गई है। क्यों डर गई है? क्योंकि इनके घर में एक गाय थी, एक काऊ थी, उसका नाम था लक्ष्मी। और भोली ने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि जो लक्ष्मी है उसको भी पकड़ करके बाहर ले जाया गया था, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई थी और उसको बेच दिया गया था। तो भोली को लगा शायद मेरे को भी ऐसे ही बाहर लेकर के जा रहे हैं। और भोली बोलने लगी नो 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 नो, क्योंकि स्टैमरिंग करती थी, नो भी नहीं बोला जा रहा था। रामलाल कहता है तुम्हें हो क्या गया है? आई एम गोइंग टू टेक यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें स्कूल लेकर के जा रहा हूं। और रामलाल अपनी पत्नी को भी कहता है कि इसको आज अच्छे से बेटर ड्रेस इसको दे दो, अच्छे कपड़े पहना दो, क्योंकि जब ये स्कूल में जाएगी तो स्कूल के टीचर्स और वहां पर जो दूसरी स्कूल गर्ल्स होंगी वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। जब भोली को ये सुनने को मिला कि उसे कोई अच्छी सी ड्रेस पहना दो, तो भोली थोड़ा शांत हो गई। भोली को आज तक नए कपड़े नहीं दिए गए थे, पुराने कपड़ों से काम चल रहा था, लेकिन आज तो उसको एक ड्रेस दी गई जो बढ़िया साफ सुथरी थी, लेकिन उस पर आयरन नहीं की हुई थी। और वह ड्रेस भी किसकी थी? चंपा की थी। और क्योंकि वो चंपा को अब फिट नहीं आती थी, अब उसको लगा कि कुछ उसके साथ अच्छा हो रहा है। उसको नहलाया गया, उसके जो बाल थे उलझे हुए थे उन पे ऑयल लगाया गया और अच्छे से उनको जो है मेंट किया गया, उनको कॉम्बिंग की गई। तो इस प्रकार से अब भोली को लग रहा था कि उसे किसी अच्छी जगह लेकर के जाया जा रहा है। रामलाल उसको लेकर के स्कूल चला जाता है, हेडमिस्ट्रेस को सौंप देता है और वहां से आ जाता है। अब भोली वहां पर अकेली, वह डर जाती है और चारों तरफ
फियर स्ट्रिकन आइज, अपनी डरी हुई आंखों से देखती है। और क्या देखती है, वहां पर बहुत सारे कमरे हैं, वहां पर कुछ लड़कियां मैट के ऊपर बैठी हुई हैं, कुछ लिख रही हैं और कुछ पढ़ रही हैं। और लिख किस पे रही हैं, स्लेट्स पे। पहले स्लेट होती थी, उस पे लिखा जाता था, आजकल तो बच्चे नोटबुक्स में लिखते हैं, स्लेट का यूज बहुत कम हो गया है। तो भोली ने ये सब देखा और हेड मिस्ट्रेस उसको एक क्लासरूम में ले गई और वहां पर एक कोने में बिठा दिया। हेड मिस्ट्रेस उसको वहां पर बिठा दिया और वहां पर क्या देखती है भोली, कि जो टीचर है, जो अध्यापिका है, मैडम है, वह कुछ पढ़ा रही है, लड़कियां उनको सुन रही हैं, लेकिन भोली की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब भोली उस रूम में दीवार पर लगी हुई कुछ कलर्ड पिक्चर्स को देखती है। और उनमें क्या देखती है, उन पिक्चर्स में क्या दिखाई देता है, उसको एक ब्राउन हॉर्स दिखाई देता है। हॉर्स किस कलर का है, ब्राउन कलर का है। और वह सोचती है कि ये तो वैसा ही हॉर्स है जैसे हॉर्स पर गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला था, तहसीलदार साहब बैठ करके आए थे। तब वह एक काले रंग की बकरी भी देखती है, उसकी पिक्चर देखती है और कहती है ये बकरी तो ठीक वैसे ही है जैसे हमारे नेबर्स की बकरी है, हमारे नेबर, हमारे पड़ोसियों की बकरी है, ठीक वैसे ही काले रंग की बकरी है। इस प्रकार से वह एक और पिक्चर देखती है और उस पर ग्रीन कलर का पैरेट उसको दिखाई देता है। और क्या सोचती है कि ये पैरेट तो वैसे ही है जैसे हमारे स्कूल के सामने वाले बगीचे में हमें पैरेट्स दिखाई देते हैं। तब उसको एक पिक्चर और दिखाई दी, और कौन सी, एक काऊ की। और यह देखने लगी कि ये तो वैसे ही गाय हैं जैसी हमारी लक्ष्मी थी। इस प्रकार से भोली उस रूम में बहुत सारी चीज़ों को देख रही थी, उसको यहाँ अच्छा लग रहा था, उसको लग रहा था कि जो दूसरी लड़कियां हैं वे उसकी मित्र बन जाएंगी, ऐसा सोच ही रही थी। तभी उसको अपने पास कोई आवाज़ सुनाई दी, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। भोली ने देखा कि मैडम उसको पूछ रही है तुम्हारा क्या नाम है। भोली डर गई और भोली बोलने लगी, भो 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 नहीं बोला गया, क्योंकि स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी और वह ऊपर नहीं देख पा रही थी और दूसरी लड़कियां हंस रही थी। इस प्रकार से भोली को अपमानित होना पड़ा था। तभी घंटी बजी, लड़कियां बाहर की ओर चली गई और उसको फिर से एक आवाज़ सुनाई दी, भोली। और इसको उस आवाज़ में अपनापन महसूस हुआ। पहली बार किसी ने इतने प्यार से इसके साथ बात की थी और इसकी हिम्मत बंधी। तब फिर से कहा कि चलो अच्छा अपना नाम बताओ। तब इसने कोशिश की, पहले तो ये डर गई, पसीने पसीने हो गई कि अब फिर से जो मेरी स्टैमरिंग वॉइस है वो मेरी इंसल्ट करा देगी। लेकिन फिर इसने प्रयास किया और अंततः इसने अपना नाम बोल ही दिया और इसने कह दिया भोली। और जब इसने भोली कहा, इसको ऐसा लगा पता नहीं इसने क्या जीत लिया हो, कौन सी जीत, कौन सी अचीवमेंट इसने प्राप्त कर ली हो। तब मैडम ने इसको कहा, अध्यापिका ने कहा कि तुम कुछ ही दिनों में दूसरे लोगों की तरह अच्छे से बोलने लग जाओगी। और तब भोली ने अपना मुंह पर उठाया, मानो ऐसा पूछ रही हो, क्या सचमुच में ऐसा हो जाएगा, मैं बोलने लग जाऊंगी। और जैसे ही भोली ने ऊपर देखा, अध्यापिका उसकी फीलिंग्स को समझ गई और कहने लगी कि हाँ तुम सचमुच में ही ऐसा कर पाओगी। और भोली भी कहना चाह रही थी कि हाँ मैं रियली में ऐसा कर पाऊंगी। तब अध्यापिका उसको एक बुक देती है, बड़ी कलर्ड पिक्चर थी उसमें। उस बुक में बहुत सारे चित्र थे कुछ जीव जंतुओं के, जैसे उसमें टाइगर की पिक थी, डॉग, हॉर्स, काऊ, गोट, कैट, पैरेट, ये सारी उस बुक में क्या थी, इनकी पिक्चर्स थी। और साथ में एक ब्लैक ब्लॉक लेटर में, यानी कैपिटल लेटर में एक आगे वर्ड लिखा हुआ था। जैसे हम जब नर्सरी में या फर्स्ट क्लास में होते हैं तो हमें प्राइमर मिलता है, कायदा मिलता है, उसको कायदा बोलते हैं, प्राइमर। उसमें लिखा होता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। तो ऐसे ही टाइगर की पिक बनी हुई और साथ में लिखा है T, यानी कि T फॉर टाइगर। तो इस प्रकार से अध्यापिका उसको कहती है कि 1 महीने में ही तुम क्या हो जाओगी, इतनी योग्य हो जाओगे कि तुम गांव में किसी और पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा समझदार हो जाओगी। और उसके बाद मैं तुम्हें एक और बड़ी किताब दूंगी, जब तुम ये किताब पढ़ लोगी और बड़ी किताब दूंगी, और तब कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा, यू विल नॉट स्टैमर, और तुम हकलाओगी भी नहीं। सब कोई तुम्हें क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, और तुम गांव में
सबके लिए क्या हो जाओगी, एक पहचान बन जाओगी। और इस प्रकार से भोली उस बुक को लेकर के चली जाती है और उसको ऐसा लगता है कि मानो मंदिर में घंटियां बजने लगी हों, सामने के जो पेड़ पौधे हैं उन पे फूल खिल चुके हों, और भोली के मन में एक्साइटमेंट आ गई, वह रोमांच से भर गई। साल गुजरते चले गए। रामलाल नंबरदार जिस गांव में रहता था वह टाउन बन गया, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में बदल गया, और उनके गांव का जो रेलवे स्टेशन था वहां पर एक मेल ट्रेन भी रुकने लगी, जो डाक लेकर के आती थी वह भी रुकने लगी। एक सिनेमा घर वहां पर टीन के नीचे, टीन की साइड के नीचे बन गया, और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। और एक दिन शाम को डिनर के बाद रामलाल अपनी पत्नी से कहने लगा कि क्या मैं बिशंबरनाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। अब प्रपोजल क्या था, बिशंबरनाथ ने एक प्रपोजल दिया था कि वह भोली से शादी करना चाहता है। और ये बात सुनकर के रामलाल की पत्नी यानी कि भोली की मदर कहने लगी कि बिल्कुल हम तो बहुत लकी हैं कि हमें इतना धनी व्यक्ति मिल रहा है। उसमें बोला वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, इतना बेहतरीन दूल्हा मिल रहा है अपनी बेटी के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसकी अपनी एक बहुत बड़ी शॉप है, अपना घर है, और हजारों रुपए उसके बैंक में पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो डॉरी दहेज की भी मांग नहीं कर रहा है, तो हमें उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रामलाल कहता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन वह मेरी एज का है। भाई जितनी एज मेरी है लगभग उतनी एज ही बिशंबरनाथ की है, और उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि पहली पत्नी के बच्चे थे वो भी बड़े हो गए हैं। और वह लिंपिंग करता है, लिंप है उसके पैर में, वो लंगड़ा है, लंगड़ा के चलता है। तो इन बातों का क्या। इस बात पर रामलाल की पत्नी कहने लगी तो क्या हुआ, 45-50 इतनी एज होगी उसकी, 45-50 साल की एज होगी। ये एज किसी आदमी के लिए मायने नहीं करती है, एज मैटर नहीं करती है आदमी के लिए, एज लड़कियों के लिए मैटर करती है। ये बात उसकी पत्नी कहती है, और कहने लगी कि उसको पता भी नहीं है कि हमारी लड़की का जो फेस है वो डिसफिगर्ड है, किससे, स्मॉल पॉक्स से, और हमारी लड़की में सेंस नहीं है, लैक ऑफ सेंस है, और वह दूसरे गांव से है। उसके प्रपोजल को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रामलाल फिर भी कहता है कि चलो एक बार भोली से तो पूछ लो। अरे क्या पूछना भोली से, भोली तो डम काऊ है। क्या बोला उसको, DUMB डम। भाई वो तो डम काऊ है, गूंगी है वो क्या बोलेगी, उससे क्या पूछना। और ये बात सुनकर के रामलाल कहता है कि चलो ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही कर लेता हूं। और पास में ही चारपाई पर कोच पर पड़ी हुई भोली अपने मदर फादर की विस्परिंग को, कानाफूसी को, उन बातों को सुन रही थी। बिशंबरनाथ जो एक बहुत ही रिच ग्रोसर था, वह बैंड बाजे के साथ आ जाता है, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स साथ साथ आ रहे हैं। बिशंबरनाथ दूल्हा बन करके घोड़ी के ऊपर बैठ करके आ रहा है, और आगे आगे बैंड एक कोई फिल्मी सॉन्ग की ट्यून बैंड ने जो है बजाई हुई है। और आज रामलाल बहुत खुश है, ओवरजॉयड है, बहुत ही। उसने देखा कि इतना बढ़िया प्रोग्राम मेरी उस लड़की की शादी में हो रहा है, भोली की, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और भोली की जो दूसरी बहनें थी, चंपा, मंगला, राधा, वो सब भी इससे जल रही थी। उनके अंदर भी जेलसी हो रही थी कि हमसे इतनी बढ़िया शादी हो रही है इसकी, और इतना बढ़िया चारों तरफ से रौनक थी, चारों तरफ सजावट बहुत अच्छी थी। और तभी जो प्रिस्ट होता है, जो पुजारी था, पंडित जी थे, उन्होंने कहा ब्रिंग द गर्ल, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर के आओ। रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस में भोली सजी संवरी आ रही है, और आकर के कहां बैठ जाती है, जहां पर वो हवन कुंड होता है, जहां पर सैक्रेड फायर जल रही होती है। तभी बिशंबरनाथ का कोई मित्र इसको कहता है गार्लैंड द ब्राइड, चलो भाई जयमाला पहना दो।
और विशंबरनाथ अपने हाथों में जयमाला लेता है और जयमाला लेकर तभी एक महिला जो भोली है उसके मुंह से क्या हटा देती है, वेल, पर्दा, जो उसने पर्दा आगे किया हुआ था वो हटा देती है और विशंबरनाथ देख करके कहता है, डू यू नॉट सी, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, हर फेस इज फुल ऑफ पॉक मार्क्स, उसका फेस तो चेचक के दागों से भरा पड़ा है। और तभी इसके पास में खड़ा हुआ इसका एक मित्र कहता है कि चलो यू आर नॉट सो यंग, अरे तुम भी तो जवान नहीं हो, तुम कौन सा जवान हो जो ये ऐसा कह रहे हो कि इसका चेहरा तो जो है वो किससे भरा पड़ा है, पॉक मार्क्स से भरा पड़ा है। अब विशंबरनाथ कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा जब तक ये 5,000 रुपये नहीं देगा। और इस प्रकार से विशंबरनाथ भोली से शादी करने से मना कर देता है क्योंकि भोली का चेहरा पॉक मार्क्स से भरा हुआ था। रामलाल से विशंबरनाथ ने 5,000 रुपये की डिमांड कर ली कि मैं वरमाला तभी पहनाऊंगा जब 5,000 रुपये मिलेंगे। रामलाल ने अपना ऑनर क्या होता है, सम्मान, अपनी पगड़ी उतार करके विशंबरनाथ के पैरों में रख दी और कहा ये 2,000 रुपये ले लो, टेक 2,000। विशंबरनाथ कहता है नहीं, अगर तुम 5,000 रुपये नहीं दोगे तो हम वापस चले जाएंगे, कीप योर गर्ल, अपनी लड़की को अपने पास रखो। रामलाल कहता है क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, तुम ऐसा मत करो, मेरी पगड़ी मत उछालो और तुम ये शादी कर लो, ये 2,000 रुपये रख लो। विशंबरनाथ बिल्कुल भी नहीं मानता है और कहता है मुझे 5,000 रुपये ही चाहिए। तब रामलाल अंदर जाता है, अपनी सेफ, अपनी तिजोरी को खोलता है, कुछ पैसे काउंट करता है और 5,000 रुपये ला करके विशंबरनाथ के पैरों में रख देता है। विशंबरनाथ खुश हो गया क्योंकि उसने जो गैम्बलिंग की थी वह सक्सेस हो गई, क्योंकि वास्तव में वह ऐसा नहीं था कि वह शादी नहीं करना चाहता था, वह तो शादी करना चाहता था। ये तो केवल उसने एक ट्रिक चली थी कि शायद ये कह करके कि इसका चेहरा तो डिसफिगर्ड है, विकृत है, उसको कुछ पैसे और मिल जाएंगे, और उसको वो मिल भी गए। अब विशंबरनाथ कहता है ब्रिंग द गार्लैंड, अब माला लेकर के आओ, और उसको माला मिलती है और जैसे ही दोबारा फिर भोली के पर्दे को पीछे हटाया जाता है, वह माला उसके गले में पहनाने वाला होता है, तभी बिजली की गति से भोली अपने हाथ को बाहर निकालती है और उसका हाथ माला पे लगता है, और माला कहाँ गिर पड़ती है, उस सैक्रेड फायर में, उस हवन कुंड में जाकर के गिर पड़ती है। अब भोली नीचे नहीं देख रही थी, जैसे पहले तो उसके पर्दे को हटाया गया था मुझसे तो नीचे की ओर देख रही थी, अब वह ऊपर की ओर देख रही थी। वह अपने होने वाले पर्सपेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की आंखों में देख रही थी, और वह ना तो एंग्री थी, ना ही उसे किसी से हेट थी, केवल उसके आंखों में एक तिरस्कार का भाव था, एक कंटेम्प्ट का भाव था। किसके प्रति? विशंबरनाथ के प्रति। और एकदम से वह खड़ी हो गई और कहने लगी पिताजी, और जैसे ही उसके फादर ने, मदर ने, सिस्टर्स, ब्रदर्स ने या जो रिलेटिव्स वहां आए हुए थे ये वर्ड सुना, वे सारे के सारे हैरान रह गए कि कैसे एक स्टैमरिंग गर्ल जो हकलाती थी इतनी क्लियर वॉइस में बोल रही है। और वो सब हैरान हो गए और वह कहने लगी कि पिताजी आप अपने पैसों को उठा लीजिए, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। उसके फादर कहने लगे हैव सम रिगार्ड फॉर माई इज्जत। इज्जत वर्ड का ही प्रयोग किया गया है, इसमें बहुत सारे वर्ड चैप्टर में ऐसे हैं जैसे पिताजी, तहसीलदार साहब, इज्जत, इन शब्दों का, हिंदी शब्दों का ही इस कहानी में प्रयोग हुआ है। तो फादर कहते हैं हैव सम रिगार्ड फॉर माई इज्जत, जो मेरी इज्जत है उसका तो ख्याल करो। भोली कहती है कि फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत की खातिर ही मैं ऐसे नीच, ऐसे ग्रीडी, लालची, मीन, कावर्ड, कायर, और सबसे बड़ी बात लेम ओल्ड मैन, लंगड़ा है, बूढ़ा है, इस लंगड़े बूढ़े आदमी से मैं शादी करने के लिए आपकी इज्जत की खातिर ही तैयार हो गई थी, लेकिन अब मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। इस प्रकार से भोली
विशंबर नाथ से विवाह शादी करने से मना कर देती है। और तभी कुछ लोग तो इसको बोलते हैं सो सेमलेस, सो अगली, और एक बूढ़ी औरत कह देती है कि हम तो इसको हार्मलेस डम काउ सोचते थे कि ये तो गूंगी गाय है, कुछ बोलेगी नहीं, ये तो बोल रही है। और तभी भोली टर्न्ड टुवर्ड्स द ओल्ड वुमन वायलेंटली, बड़े हिंसक रूप से उसकी तरफ घूमी और उस बूढ़ी औरत को कहने लगी कि यस आंट, आपने मुझे डम काउ समझा था, तभी तो इस हार्टलेस क्रीचर कौन है? विशंबरनाथ। तभी तो इस निर्लज्ज व्यक्ति के, जो निर्दयी व्यक्ति है, मुझे इसके हाथ सौंपने जा रहे थे। अब तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो डम काउ थी अब तो ये बोलने लग गई है, ये जो स्टैमरिंग करती थी अब तो ये अच्छे से बोल लेती है। एंड डू यू वॉन्ट टू हियर सम मोर? उस बूढ़ी औरत को कहते हैं कि कुछ और सुनना है अभी मेरे से, मैं कुछ और बोलूं। और तभी विशंबरनाथ अपने रिलेटिव्स के साथ वहां से जाने लगता है। बैंड बाजे वाले सोचते हैं कि शायद विवाह शादी फेरे हो चुके हैं। उनको नहीं पता था कि जब बारात चलती है ना, वापस जाती है, तो विदाई के गीत होते हैं। और बैंड बाजे वालों ने क्या किया? क्लोजिंग सेरेमनी वाले गीत बजाने शुरू कर दिए। बारात जा चुकी थी, हवन कुंड की जो आग थी, जो सैक्रेड फायर थी, वो बुझ चुकी थी। और अब रामलाल अपनी बेटी से कहता है कि बेटी अब तुमसे शादी कौन करेगा? हु विल मैरी? तुम क्या करोगी? हम तुम्हारा क्या करेंगे? और भोली बड़ी हिम्मत से कहती है कि अब मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका और मदर का ध्यान रखूंगी, बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी, और जिस स्कूल में मैंने इतना कुछ सीखा है उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी। और वहीं पर मैडम खड़ी थी स्कूल की और पूछती है उसको कि मैडम मैं ठीक कह रही हूं ना? और मैडम ने कहा ऑफ कोर्स भोली, यू आर सेइंग राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और मैडम एक कोने में खड़ी होकर के ये सारा ड्रामा देख रही थी। और कैसे देख रही थी? जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी आर्ट को, अपनी कला को, जब वह कुछ पेंट कर देता है, कुछ बना देता है, कुछ लिख देता है, कुछ क्रिएट कर देता है, उसको देखता है, वैसे ही वह मैडम देख रही थी। किसको? भोली को देख रही थी, क्योंकि भोली उसकी कला ही तो थी, उसकी क्रिएटिविटी ही तो ही थी, क्योंकि उसने भोली को तराशा था, उसको क्रिएट किया था, उसको बनाया था, इस योग्य बनाया था, क्योंकि उसने कहा भी था कि तुम बिना हकलाए बोलोगी और तुम गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। और यही हुआ। तो जैसे एक आर्टिस्ट अपनी मास्टरपीस को, अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति को निहारता है, उसी प्रकार से उस मैडम ने भोली को निहारा और इस प्रकार से कहानी समाप्त हो जाती है। तो हमें क्या देखने को मिला कि किस प्रकार से एजुकेशन ने एक डम काऊ कही जाने वाली लड़की को एक करेजियस लड़की बना दिया, एक बहादुर, एक साहसी, हिम्मत वाली लड़की बना दिया। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।